घबराकर उसकी तरफ मुड़ा और बेचैनी से अपने होंठ काटने लगा। मैं अभी जो हुआ वह सच में जानबूझकर नहीं था। मेंग जियाओ की आंखों में प्यार और दुलार मानो छलक रहा था। तो आचेन, मुझे बताओ कि अभी आखिर हुआ क्या था? वो आदमी जबरदस्ती इस विला में रहने आ गया था। वह जानबूझकर चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। तुम मेरी हो, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह था जो अपने सबसे प्यारे खिलौने को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेता है। मैंने मेंग जियाओ को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में अजीब सी जिद और अधिकार झलक रहा था। मेंग जियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, इस जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे लगा कि मेंग जियाओ इस बार पूरी तरह मेरे प्यार में डूब चुकी है। अब उसका बचना मुश्किल है। उसने जमीन पर पड़े घायल व्यक्ति की ओर एक बार भी नहीं देखा और सीधे मेरा हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। तभी गुनियन ने पूछा, तीसरी में इस आदमी का क्या करना है? उसने घायल व्यक्ति को देखा और कहा, अगर इलाज नहीं कराया गया तो शायद यह सचमुच मर जाएगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह डर रहा था कि कहीं मेरे हाथों किसी की जान न चली जाए और इससे मेंग जियाओ मुसीबत में न पड़ जाए। मेंग जियाओ ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे बाहर फेंक दो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। गुनियन असहाय होकर खड़ा रह गया। अचानक मेंग जियाओ रुक गई और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। लगता है तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। 1 महीना मुर्दाघर में ड्यूटी कर लो। यह सुनकर गुनियन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी बहन, मुझ पर दया करो, मैं मुर्दाघर की रखवाली नहीं करना चाहता। श्याओजियो, तुम मेरे साथ इतनी निर्दयी क्यों हो? मेंग जियाओ ने बिना भाव बदले जवाब दिया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुमने मेरे आचेन को परेशान किया है। गुनियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उधर मेंग जियाओ बहुत सावधानी से मेरे हाथ साफ कर रही थी। उसका भाव ऐसा था मानो वह किसी अनमोल खजाने को छू रही हो। मैं लगातार उसे देखता रहा। जियाओ, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करोगी? करूंगी। थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा। जब तक वह बात तुमने कही है मैं उस पर विश्वास करूंगी। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल भर आया। वह मेरी बातों पर इसलिए भरोसा नहीं करती थी क्योंकि मेरे बहाने अच्छे होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करती थी। मेंग जियाओ ने नरम स्वर में कहा, आचेन, आज से तुम आधे पहाड़ वाले इस विला में कहीं भी आ जा सकते हो। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। जियाओ, क्या सच में तुम मुझे बाहर जाने दोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। वह डर रही थी कि कहीं मैं बाहर जाकर फिर हमेशा के लिए गायब न हो जाऊं। कहो, अगर मुझे आजादी मिलती है तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। मेंग जियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी किसी जगह मत जाना जहां मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं, और उस बदचलन औरत से मिलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेंग जियाओ ने फिर मुझे गले लगा लिया। आचेन, ये मेरी आखिरी हिम्मत है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दोबारा मुझे छोड़कर जाने की मत सोचो, ठीक है? उसकी कमजोर और असुरक्षित आवाज सुनकर मेरा दिल दुख उठा। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वह अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर सुकून ढूंढने लगी। आचेन, अच्छे बच्चे बनो। आगे से मैं तुम्हें दुनिया की हर सबसे अच्छी चीज दूंगी, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। वह धीमे स्वर में मुझसे विनती कर रही थी। असल में मेरे मन में तो उस धोखेबाज औरत से बदला लेने की आग जल रही थी, लेकिन मेंग जियाओ की शर्त याद करके मैंने फिलहाल वह विचार छोड़ दिया। हालांकि उस औरत को अभी छोड़ सकता था, लेकिन अपने उस तथाकथित छोटे भाई को मैं आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसी समय मेरे सस्ते और निकम्मे पिता का फोन आया। बेचैन, अस्पताल क्यों जा रहे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, क्या किसी ने मेरे लिए कफन तैयार कर लिया है? दूसरी तरफ वह गुस्से से फट पड़ा। मैं ठंडी हंसी हंसा। उसे अब भी लगता था कि मैं वही पुराना इंसान हूँ जिसे वह जब चाहे दबा सकता है। लेकिन अब जबकि वह खुद मेरे पास आया था, ये उन सबको सबक सिखाने का अच्छा मौका था। अगर लू यीबाई इतनी बुरी तरह घायल हो चुका है तो एक बड़े भाई के तौर पर मुझे भी उसे एक खास तोहफा देना चाहिए। जब तक वह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, मैं उसे अपने हाथों से नरक में धकेलने से नहीं हिचकूंगा। फोन काटने के बाद मैंने मेंग जियाओ को बताया कि मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। वह तुरंत चिंतित हो गई। अचानक अस्पताल क्यों जाना है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस लू परिवार की तरफ से कुछ बात है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन वर्षों में लू परिवार ने मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार कभी नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उन घटिया लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके गाल को हल्के से दबाया और दृढ़ता से कहा, मुझे पता है, आगे से मैं भी उन लोगों को दोबारा अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बात उन लोगों द्वारा फिर से इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए इस बार मैंने खुद ही अस्पताल जाने का प्रस्ताव रखा। बेशक मेरा असली मकसद उन मस्खरों को अपनी आंखों से देखना था। मेंग जियाओ ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन चिंता के कारण उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह भी मेरे साथ चलेगी। उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं मेरे साथ कोई अन्याय न हो जाए या मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसकी नजर में लू परिवार के लोग ऐसे खूंखार भेड़िए थे जो इंसानों को खा जाए और हड्डी तक न छोड़े। उसे डर था कि मैं कहीं उनके जाल में न फंस जाऊं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने कामों से जियाओ को यह समझा देने वाला था कि उसकी सारी चिंताएं बिल्कुल बेकार हैं। अब वाला मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे उलझना आसान नहीं था। जब हमारी दबदबे वाली काली सैन्य गाड़ी एक शानदार ढंग से सजी हुई फूलों की दुकान के पास से
गुजरी तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और फिर अकेला ही नीचे उतर गया। फूलों की दुकान की मालकिन ने जैसे ही ग्राहक को आते देखा तुरंत मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सर, किसे फूल देने हैं? चाहे तो मैं प्रोफेशनल सलाह दे सकती हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, किसी को देने नहीं आया हूँ, बस अस्पताल में एक ऐसे मरीज से मिलने जा रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मालकिन ने पास रखी सफेद लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, तो लिली ले जाइए। अस्पताल में मरीजों को यही फूल देना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने उन लिली के फूलों की तरफ देखा तक नहीं। दुकान में चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार मुझे वही फूल मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने एक कोने में रखे सफेद गुलदाउदी चंद्रमल्लिका के फूलों का गुच्छा उठाया और मेंग जियाओ के सामने लहराते हुए कहा, जियाओ देखो, लुई बाई के लिए मैंने कैसा फूल चुना है। दुकान वाली एकदम स्तब्ध रह गई और घबराकर बोली, सर, ये फूल तो आम तौर पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी जीवित इंसान को ये देना बहुत अशुभ माना जाता है। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे तो यही अशुभता चाहिए। जितना ज्यादा मनहूस होगा उतना ही उस घटिया इंसान पर जंचेगा। दुकान वाली पूरी तरह हैरान रह गई। जब वह फूल पैक कर रही थी उसकी नजर बगल में खड़ी खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी दिखने में तो बहुत हैंडसम है लेकिन इसकी सोच समझ से परे है। उल्टा ये लड़की तो सीधी सादी और भोली लगती है। यही सोचकर उसने धीरे से मेंग जियाओ से कहा, मैडम, हमारी दुकान के बाकी फूल भी बहुत सुंदर हैं। लड़कों को तो वैसे भी कम ही फूल मिलते हैं। अगर आप इन्हें फूल देंगी तो ये जरूर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेंग जियाओ को अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मेंग जियाओ ने अचानक गंभीरता से पूछा, क्या आपकी नजर में प्रेमी प्रेमिका हमेशा एक दूसरे को फूल देते हैं? दुकान वाली हंसते हुए बोली, बिल्कुल। आजकल कौन सा प्रेमी जोड़ा है जो फूल नहीं देता? फूलों के बिना रोमांस कैसा? मेंग जियाओ ने उसकी अजीब नजरों की परवाह नहीं की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज चेन, तुमने आज तक मुझे कभी फूल नहीं दिए। दुकान वाली ये सुनकर दंग रह गई। मैं भी उसके इस अचानक नखरे से पूरी तरह चौंक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम सच में ये बात कह रही हो? आखिरकार जब हम फूलों की दुकान से बाहर निकले उसके हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। उसके होठों पर मुस्कान इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान छूने वाली हो। वो उन गुलाबों को बड़ी सावधानी से कार की पिछली सीट पर रख रही थी, मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसे देखकर मेरे मन में हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक अगरबत्ती और पूजा की थाली की कमी हो, वरना वह उन फूलों की पूजा ही शुरू कर देती। मैंने असहाय होकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, जियाओ, ये तो सिर्फ फूलों का एक गुलदस्ता है, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? वह हल्के से खंखार कर बोली, मैं इतनी भी खुश नहीं हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। मैंने तुरंत उसकी पोल खोल दी। जियाओ, तुम्हारे कानों के सिरे तक लाल हो चुके हैं। उसकी शर्मीली शक्ल बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल निरुत्तर हो गई। मैं आराम से सहचालक वाली सीट पर बैठा और नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। आज उसे छेड़ने का अच्छा मौका था। मेरी शरारती उंगलियां धीरे धीरे उसकी जांघ पर जा टिकी और जानबूझकर हल्के से फिसलने लगी। मेंग जियाओ के हाथ जो स्टीयरिंग थामे हुए थे अचानक कस गए। मैंने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा, आसास तो काफी अच्छा है। पहले जो मैंने छुआ था उससे तो ये कहीं बेहतर है। मेंग जियाओ ने मेरी उस शरारती हथेली को पकड़ लिया जो उसकी जांघ पर घूम रही थी। उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया जिसमें हल्की सी जलन भी झलक रही थी। आखिर किस औरत का स्पर्श था जिसे तुम अब तक भूल नहीं पाए हो? मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अरे जाओ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब था तुम्हारी स्कर्ट का कपड़ा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, छूने में बहुत मुलायम और चिकना लगता है। मेंग जियाओ का हाथ एक पल को रुक गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ सा गया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैंने जानबूझकर मासूमियत से पूछा। कपड़े के अलावा और क्या हो सकता था? जाओ, तुमने अभी क्या समझ लिया था? मेंग जियाओ ने गहरी सांस ली। मैंने भी यही सोचा था कि तुम स्कर्ट की बात कर रहे हो। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई लेकिन हाथ फिर से उसकी जांघ पर रख दिया। इसी बीच हम अस्पताल पहुंच चुके थे। इस समय लू यीबाई बुरी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी दोनों टांगें मोटी पट्टियों से बंधी हुई थी। शांगवान और लूचे उसके आसपास खड़े होकर उसकी चिंता कर रहे थे। जैसे ही लू यीबाई ने अपनी माँ को देखा वह जोर जोर से रोने लगा। माँ, ये सब लिन चेन उस निकम्मे की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर मुझे मरवाने की कोशिश की। ये कहते हुए उसने मेज पर रखा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा। आपको नहीं पता वह मुझे कैसी नजरों से देख रहा था। शांगवान ने तुरंत उसे दिलासा दिया। यीबाई, शांत हो जाओ। उस जैसे आदमी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जब वह यहाँ आएगा मैं उससे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगी। फिर उसने सावधानी से एक बैंक कार्ड निकाला और बेटे को थमा दिया। ये भाई, इसमें 1 करोड़ नहीं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर विदेशी राशि टपा है। तुम्हारे पिता से लेकर आई हूँ, तुम इसे आराम से खर्च करो। राशि सुनते ही लू यीबाई का चेहरा कुछ बेहतर हुआ लेकिन उसकी आंखों में जलन अभी भी बनी हुई थी। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, माँ, आखिर लिन चेन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तीसरी मिस ने उसे पसंद कर लिया, उसे आधे पहाड़ वाली आलीशान विला में रहने दिया। वह गंवार इसके लायक नहीं है। तीसरी मिस के पास रहने का हक मेरा था। शांगवान ने
बेटे को सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं उस आदमी से तुम्हारी सारी खुशियां वापस छीन लूंगी। वह उन ऐशो आराम का हकदार नहीं है, उसकी औकात तो हमारे घर में नौकर बनने की है। उसी समय मैंने दरवाजा खोलकर ठंडी हंसी के साथ कहा, सच में तो मैं हमेशा से सिर्फ एक नौकर ही था। शांग वान, जो अभी तक गुस्से में बोल रही थी, अचानक मेरे पीछे खड़ी मेंग जियाओ को देखकर डर गई। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और आवाज गले में अटक गई। उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अरे तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। फिर उसने घबरा कर मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, आप भी बैठिए। मैंने हैरानी का नाटक किया। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि आपके दिल में मेरी जगह सिर्फ एक नौकर की है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शांगवान घबरा कर बोली, चेन, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मैं मुस्कुराया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वो 1 मिलियन वाला बैंक कार्ड मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने दुखी चेहरा बनाते हुए पूछा। क्या इतने सालों का आपका प्यार सिर्फ झूठ था? उसके चेहरे पर झेप और तिरस्कार दोनों झलक गए। आचेन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कुछ दिन बाद मैं खुद ये कार्ड तुम्हें दे देती। मैं मन ही मन हंस पड़ा। स्पष्ट था कि वे इसे मुझे देना ही नहीं चाहते थे। मैंने उदास स्वर में कहा, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो भी ठीक है, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। मेरे पीछे खड़ी मेंग जियाओ की आभा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी निगाहें शांग वान पर जम गई। लू यीबाई ने तुरंत कार्ड को और कसकर पकड़ लिया। यीबाई छोड़ो! मेंग जियाओ की मौजूदगी से डरी हुई शांग वान ने मजबूरी में बेटे के हाथ से कार्ड छीना और मेरी ओर बढ़ा दिया। आचेन, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। बस यीबाई की हालत खराब थी, इसलिए पहले उसे देना चाहती थी। अगर तुम्हें अभी चाहिए तो लो। मैं इन नाटकों से तंग आ चुका था। बाहर वालों के सामने वह हमेशा एक दयालु माँ का अभिनय करती थी, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैंने बिना भाव के कार्ड ले लिया। कितनी हास्यास्पद बात थी। मुंह से कह रही थी कि कार्ड मेरा है, लेकिन उंगलियां अब भी उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने कार्ड जेब में डालते हुए कहा, तो फिर आपकी उदारता के लिए धन्यवाद मिसेस लू। ये 1 मिलियन लू परिवार को काफी समय तक चुभने वाला था। मैं जानबूझकर उनके चेहरे पर वह बेबसी देखना चाहता था जब वे कुछ कर भी न सके। जैसा मैंने सोचा था, लू यीबाई गुस्से से कांपने लगा। मैंने पास रखी मेडिकल रिपोर्ट उठा ली। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी चोटें हल्की थीं और स्थायी विकलांगता का कोई खतरा नहीं था। इसे देखकर मुझे निराशा हुई। अफसोस, इसे तो बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। मैं उसके पास जाकर मुस्कुराया। अरे, यीबाई की हालत कैसी है? कहीं उसे पूरी जिंदगी बिस्तर पर तो नहीं रहना पड़ेगा? लू यीबाई का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था, अब उसके सामने चिंता जताने का नाटक कर रहा हूँ। उसके लिए यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने मन ही मन कसम खाई, जैसे ही मेंग जियाओ यहाँ से जाएगी, वह अपनी सारी ताकत लगाकर लिन चेन को ऐसी सजा देगा कि वह न जी पाएगा और न मर पाएगा। यीबाई, देखो, ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे भाई ने खास तुम्हारे लिए कई जगह घूम कर चुना है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। जब लू यीबाई ने उस सफेद चमकते गुलदस्ते को देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं मन ही मन हंस पड़ा। जब पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ वह सब किया था, तो अब मेरे लिए ऐसा करने में क्या हर्ज था? तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे फूल देने की? लू यीबाई ने आंखें फाड़कर मुझे घूरा, लेकिन मेंग जियाओ की मौजूदगी के कारण वह कुछ कह भी नहीं सका। मेंग जियाओ आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधे लू यीबाई पर जा टिकी और उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सुनने वाला कांप जाए। आचेन ने खुद अपने हाथों से ये फूल खरीदे हैं। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ये उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खास भावना है। तुम्हें इन्हें नापसंद करने का क्या अधिकार है? लू यीबाई का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद आचेन। मुझे यह सब बेहद व्यंग्यात्मक लग रहा था। लू यीबाई गुस्से से कांप रहा था, लेकिन फिर भी दांत खींचकर बोला, तो बड़े भाई की इस भावना के लिए धन्यवाद। मैं उन दोनों को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। ये बदला तो अभी बस शुरुआत थी। मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब मैं आग में बुरी तरह झुलस गया था, फिर एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हुआ और अंत में उस महिला को भी अपने साथ बर्बादी में घसीट लिया था, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। इस खून के कर्ज को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा चेहरा और भी गंभीर हो गया, यहाँ तक कि कुछ डरावना भी लगने लगा। मेंग जियाओ ने शायद मेरी भावनाओं में आए बदलाव को महसूस कर लिया। वह आगे बढ़ी और धीरे लेकिन मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे दिल का सारा अंधेरा पल भर में दूर कर दिया। मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने उसकी चिंतित आंखों की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ जियाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कुछ निजी बातें निपटानी हैं। तुम बाहर इंतजार करोगी? मेंग जियाओ ने सिर हिलाया। लू परिवार के ये पुराने हिसाब किताब तुम्हें खुद ही चुकाने होंगे, तभी सुकून मिलेगा। फिर वह मेरे कान के पास झुककर बोली, खुद को जरा भी तकलीफ मत देना, समझे? मैंने हामी भर दी। जब तक उसकी परछाई दरवाजे से गायब नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। अब कमरे में केवल हम 3 लोग बचे थे। तभी शांग वान के चेहरे पर चढ़ा हुआ झूठा मुखौटा पूरी तरह उतर गया। वह गुस्से से बोली, लू चेन, तुम निकम्मे, जल्दी से बैंक कार्ड यीबाई को वापस करो। वह कार्ड उसी का है। तुम्हारे जैसे आदमी को उस पैसे पर कोई हक नहीं। लू यीबाई भी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, भैया नाराज मत होइए,
आप जानबूझकर नहीं ले गए होंगे। और ज्यादा मत सोचिए, जब पापा का बड़ा बिजनेस पूरा हो जाएगा तो वे आपको भी कुछ जेब खर्च दे देंगे। उसके दान देने वाले लहजे को सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरे इस प्यारे छोटे भाई की एक्टिंग सच में 10 साल बाद भी वैसी ही थी, कमाल की। जब उसने देखा कि मैं पहले की तरह उसकी बातों में नहीं आ रहा तो वह बेचैन हो गया। भैया, मम्मी को नाराज मत कीजिए, जल्दी से कार्ड मुझे लौटा दीजिए। मैंने उसकी ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, ये कार्ड चाहिए? सपने देखना बंद करो। उन माँ बेटे के लालची चेहरे देखकर मेरे मन में केवल उपहास था। आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिस थर्ड यंग लेडी ने अपनी आंखों से देखा था कि वह कार्ड अभी भी मेरे हाथ में है। हम अब कह रहे हो वापस कर दो? अगर बाद में तीसरी मिस ने पूछ लिया कि कार्ड कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह सुनकर शांग माँ काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार वह गुस्सा पीकर रह गया और मुझे यह फायदा उठाने दिया। फिर उसने जबरन बात बदलते हुए ऊंची आवाज में मुझसे सवाल करना शुरू किया। ईबाई के पैरों पर जो चोटें हैं सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम एहसान फरामोश बदमाश, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी विकृत शक्ल की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस लापरवाही से बिस्तर पर पड़े आदमी को थपथपाते हुए कहा, ईबाई तुम तो हर हाल में उस हाफ माउंटेन विला में रहना चाहते थे, है ना? लू ईबाई गुस्से से कांपने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे तो फिर तीसरी मिस ने आखिर मुझे वहां रहने क्यों नहीं दिया? मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा, क्योंकि तीसरी मिस तुम्हें दिल से नापसंद करती है। उनके जैसे स्तर की नफरत के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सड़क किनारे से निकल आए किसी बदबूदार चूहे को भी मैं तीसरी मिस की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती पसंद करवाऊं? लू ईबाई की आंखें गुस्से से बाहर निकलने को थी। उधर उसकी माँ ने जब अपने लाडले बेटे की यह हालत देखी तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चाहे कुछ भी हो, ईबाई के घायल होने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। वह गालियां देती हुई मुझे जबरदस्ती जमीन पर झुकाने आई, लेकिन जैसे ही उसका गंदा हाथ मुझे छूने वाला था मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटका दिया। वह सीधा 5 मीटर दूर जाकर गिरी। ये देखकर भी लू ईबाई नहीं रुका। टूटी हुई टांग पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह मेरी तरफ झपटा, लेकिन मुझे छूने से पहले ही मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घुटनों पर बैठकर माफी मांगना इतना पसंद है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं धीरे धीरे झुककर उसके पास गया। लो ईबाई, इतनी भी जल्दी मत करो। तुम लोगों ने मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है वह एक बार में चुकने वाला नहीं है। आखिरकार मैं उस घुटन भरे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आया। अस्पताल के बाहर मेंग जियाओ कार के पास खड़ी थी। उसकी नजर लगातार आने जाने वाले हर व्यक्ति पर थी। मैं जानता था कि उसे डर था कि कहीं मुझे अंदर कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर मैं अचानक गायब न हो जाऊं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने मुझे अस्पताल के गेट से बाहर आते देखा तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह तुरंत मेरे पास आई और सिर से पैर तक मेरी अच्छी तरह जांच करने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख लिया। चिंता मत करो, मुझे कोई चोट नहीं लगी। आखिर असली बदकिस्मत तो कमरे के अंदर बैठे लू परिवार के लोग हैं। जियाओ चलो घर चलते हैं। मेंग जियाओ मुझे हैरानी से देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, आज तो मैंने अपनी काबिलियत से लू परिवार से पूरे 10 लाख युआन निकलवा लिए हैं। मैंने दिखावे से वह बैंक कार्ड निकालकर उसके सामने लहराया। मुझे पैसों को देखकर चमकती आंखों के साथ देखते हुए वह थोड़ा करीब आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें सच में इन बाहरी चीजों से इतना लगाव है? मैं तो लगभग तुरंत सिर हिलाने वाला था। आखिर पैसा किसे बुरा लगता है? जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना सीधा जवाब देना कुछ ज्यादा ही साधारण होगा, इसलिए मैंने जल्दी से एक अलग बहाना बना लिया। असल में मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो बस उन बेघर पैसों को एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता हूँ। मेरी गंभीर शक्ल देखकर मेंग जियाओ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल वह सचमुच सोचने लगी, अगर आचेन को पैसे इतने पसंद हैं और मैं संयोग से बेहद अमीर हूं तो क्या वह मुझे भी थोड़ा ज्यादा पसंद करेगा? क्या इसका मतलब है कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे विला पर बिखर रही थी। मेंग जियाओ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ऐसी काली कार्ड थी जो ऊंचे दर्जे और हैसियत का प्रतीक थी। जैसे ही मेरी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी मुझे एक अजीब सी परिचित भावना महसूस हुई। क्या यह सच में मेरे लिए है? मुझे ऐसा देखते ही मेंग जियाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर नजरें फेर लीं और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वह संकोच के साथ बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं तुरंत उसके पास जाकर बैठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? हाफ माउंटेन विला लौटने के बाद पुनर्जन्म वाली पहली रात के उस हादसे को छोड़कर हम दोनों के बीच इतनी नजदीकी कभी नहीं हुई थी। मेरे अचानक इस तरह गले लगाने से हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली मेंग जियाओ भी थोड़ी असहज हो गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तीसरी मिस तो सच में बहुत उदार है। एक बार में इतना जेब खर्च दे दिया, ऊपर से इतनी खूबसूरत, और तुम्हारा यह बेहतरीन फिगर भी, सब कुछ बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक है। मेंग जियाओ को हमेशा लगता था कि मेरी तारीफों में कुछ अजीब सा छिपा रहता है, लेकिन वह खुद को समझाती रही। आचेन हमेशा से सीधा सादा और मासूम रहा है। वह जानबूझकर मुझे छेड़ नहीं रहा होगा। मैंने चोरी चोरी उसकी शर्माई हुई शक्ल देखी और मन ही मन बेचैन हो उठा। इस जन्म में यह औरत इतनी संयमी कैसे हो गई?
मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या इतना आगे बढ़कर भी मैं उसे प्रभावित नहीं कर पा रही हूँ? अगर यह पिछला जन्म होता तो वह पागलों की तरह खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन अब वह इतना शांत और संयमित बना हुआ था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात को छोड़कर जब मैं अभी अभी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी, इन दिनों वह हमेशा मर्यादा में रहा था। उसने कभी कोई हद पार करने वाली हरकत नहीं की। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सच में उसका स्वभाव बदल गया है। मेरी दाहिनी बाह अब भी उसके कंधों को मजबूती से थामे हुए थी। उसने थोड़ा हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे और करीब खींच लिया। उसकी खूबसूरत ड्रेस का कंधे वाला पट्टा हल्का सा खिसक गया। शांत कमरे में अब केवल दोनों की तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेंग जियाओ ने अपनी थोड़ी अस्त व्यस्त ड्रेस की ओर देखा, फिर घबराकर मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में हैरानी थी और गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगी। मैंने उसके लाल चेहरे और कांपती पलकों को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये कहां उसका मुझे लुभाना था? असल में तो मैं ही खुद को उसके करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। अब तक जो शांति और संयम मैंने बनाए रखा था वह इस पल पूरी तरह टूट चुका था। नजरें मत चुराओ। मेरी आवाज भारी और धीमी थी, जिसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम पहले ही बिस्तर के किनारे साथ बैठे थे और अब हमारे बीच की दूरी लगभग